समय ने ये है ना। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार को उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में हम बताते हैं। कहा कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं। कहा कि संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय नियत हैं। तब प्रकृत का मतलब होता है वर्ण विषय अर्थात उपमेय। वर्ण विषय प्रकृत मतलब उपमेय कि सम माने उपमान, सम माने उपमान के साथ जहाँ पर संभावना अर्थात उत्कटैक कोटिक जो संदेह होता है, संभावना की जाती है, उसी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमेय को उपमान के साथ जहाँ पर संभावना की जाए या उत्कटैक कोटिक संदेह किया जाए या संभावना की जाए, उसी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं स्पष्ट करता हूँ, ये तो उसका लक्षण है। बात क्लियर। कहा जैसे उनमें समझोन मम सहते जाति वैरी निशाया विंदोरिंदी वरदृशा तस्य सौंदर्य दर्पः नीता शांतिम प्रसव मनया वक्रकांतेति हर्षाल लग्ना मन्ने ललित तनु ते पादयो पद्मलक्ष्मी। समझ रहे हो ना। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि यथा यु सम सदेश ये सब उपमावाचक शब्द हैं। जैसे और उत्प्रेक्षावाचक शब्द कौन कौन है। मन्ने संके ध्रुवम प्रायो नून मित्येव मादयः उत्प्रेक्षावाचका शब्दा यु शब्दोपि तादृशः। मन्ने संके ध्रुव प्रायः नून इव ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, ये भी है। तो ये सादृश्य मूलक दोनों अलंकार हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं ये बता रहा हूँ, उन्मेषम जो मम न सहते जाति बैरी निशाया मिंदो रिंदी वर दलदृशा तस्य सौंदर्य दर्पः नीता शांतिम प्रसव मनया वक्रकांते तिहर्षा लग्ना मन्ने ललित तनुते पादयो पद्मलक्ष्मी। कहा कि जो इंदिवर माने जो कमल श्री चंद्रमा का वैरी है, क्योंकि जब चंद्रमा का उदय होता है तो कमल संकुचित हो जाता है। सूर्य जब उदय होता है तो कमल का विकास होता है। तो जिसके आने से विकसित होता है वो तो उसका मित्र है, जिसके आने से वो संकुचित वो वैरी है, विरोधी है ना। कहा कि मुझ कमल श्री का जन्म से ही जो विरोधी है, शत्रु है, ऐसी जो चंद्रमा है जाति बैरी निशाया रात्रि में मेरे विकास को जो सहन नहीं कर सकता है, मेरे खिले हुए मेरे विकास को जो नहीं सहन कर सकता है, तो इस कमल नयनी ने उस चंद्र के सौंदर्याभिमान अर्थात अपने मुख की कांति से हठात उसको नष्ट कर दिया है। जो कमल नयनी है, नायिका है, उसका ऐसा सौंदर्य है कि चंद्रमा के सौंदर्य को हठात उसने अपने सौंदर्य के सामने नष्ट कर दिया है। मतलब उसके सामने इसका ये कुछ नहीं है, फीका पड़ गया इसका सौंदर्य। समझा। तो इस कारण से लग्ना मन्ने ललित तनु ते पादयो पद्मलक्ष्मी। तो हे सुंदर शरीर वाली प्रियतमे, प्रसन्नता के कारण कमल की लक्ष्मी मानो तुम्हारे चरणों में चिपट गई, मतलब तुम्हारे चरणों में ही आकर के सिमट गई हो, मतलब आ पड़ी हो, आकर के गिर गई हो। ठीक है। तो उपमा में मानो होता है, जैसे मानो ये चंद्रमा है तो ये मानो शब्द भी होता है, वही मन्ने। तो ऐसी संभावना की जाती है ना कि मान लो, जो नहीं होता उसी को माना जाता है, माना उसी को जाता है जो नहीं होता है। तो इसलिए संभावना में उत्प्रेक्षा होती है। तो एक तो ये है, ठीक है ना। तो ये क्या नाम से, दूसरा वर्षाकालीन रात्रि का समय है, तो वही कह रहा है कि लिम्पति तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभ असत्पुरुषे व दृष्टि विफलताम गता।
कहा कि वर्षा काल की रात्रि का जब समय होता है तो अंधकार जो होता है मानो अंगों को लीप सा रहा है। लेपन करते हैं ना गाँव में। और आकाश जो है वर्षति आंजनम नभा आकाशः, मानो आकाश कज्जल की वृष्टि कर रहा। असत्पुर से व दृष्टि विफलताम गता। ठीक है, दुष्ट पुरुष की सेवा करने के समान दृष्टि जैसे विफल सी हो जाती है, हो गई हो। तो यहाँ व्यापन जो है उपमेय उपमान भूत लेपनादि से संभावित है, इसलिए उत्कटैक रूप संदेह जो है संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब विचारणी यह है कि सादृश्य मूलक अनन्वय अलंकार भी है, सादृश्य मूलक उपमा है, सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा है। तो कैसे जाना जाए कि यहाँ उपमा है, यहाँ उत्प्रेक्षा है, यहाँ अनन्वय है, यहाँ ये है? कहा कि देखिए भाई, उपमेय उपमा भी है, कहा कि सब अलग अलग हैं। कहा पहली बात उपमा और अनन्वय का क्या भेद है। कहा उपमा और उपमा में उपमान और उपमेय भिन्न भिन्न हुआ करता है, लेकिन अनन्वय में उपमान और उपमेय एक ही होता है। यह उपमा और अनन्वय का भेद है, इसलिए अनन्वय को अलग अलंकार माना गया। कहा ठीक है, लेकिन कहा कि उपमेयोपमा में कैसे जाना जाए कि उपमेयोपमा जो है इससे अलग है। कहा वहाँ पर जो उपमान होता है वही बदल जाता है। क्या होता है? उपमान विपर्यासा उपमेयो उपमा तयो हो उपमानोपमेयो हो। कहीं उपमान उपमेय हो जाएगा, उपमेय उपमान हो जाएगा, वहाँ उपमेय उपमा होती, उपमा में ऐसा नहीं होता है, इसलिए उपमेय उपमा से भी इसका भेद है। कहा कि एक चीज़ ये बताइए, आपने उपमा से अनन्वय को अलग बताया, उपमेय उपमा को अलग बताया, उत्प्रेक्षा। कहा भाई देखिए, उत्प्रेक्षा और उपमा का अंतर कहीं कहीं बड़ा कठिन हो जाता है, उसमें विशेष ध्यान देने की ये दो मुख्य बातें हैं। कहा कि देखिए, मन्ने संके ध्रुवम पाये प्रायो नून मित्येव मादयः उत्प्रेक्षावाचका शब्दा यु शब्दोपि तादृशः। ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, इनका प्रयोग उपमा में नहीं होता है। पहली चीज़, मन्ने संके ध्रुव प्राय नून, ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, विशेष करके इनका उपमा में प्रयोग नहीं होता है। इसलिए जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही समझ लेना चाहिए। पहला अंतर तो यही है, अपने आप अंतर स्पष्ट है। कहा लेकिन एक विशेष बात है कि यू शब्द ऐसा है जो उत्प्रेक्षा तथा उपमा दोनों का वाचक है, परंतु इसमें भेदक की पहचान यह है कि उत्प्रेक्षा में यू शब्द का प्रयोग होता है, उपमा में भी होता है। तो कैसे जाने कि कहाँ उत्प्रेक्षा कहाँ उपमा है, वहाँ पहचान करना थोड़ा कठिन होती है। कहा लेकिन एक सरल उपाय मैं बता रहा हूँ कि जहाँ यू शब्द का प्रयोग क्रिया के साथ होता हो वहाँ क्या नाम से उत्प्रेक्षा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्रिया के साथ जहाँ नहीं होता है वहाँ पर उपमा होता है। कहा उदाहरण, कहा लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभा, यही उदाहरण है। लिम्पति लीपता है, क्रिया के साथ ईव का प्रयोग लिम्पतीव, वर्षतीव, तो क्रिया के साथ ही उस शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सरल है कि यह उत्प्रेक्षा जो है उपमा से अलग है। कहा उत्प्रेक्षा यू शब्द यू पद हो, उसका संबंध क्रिया के साथ ना हो करके किसी अन्य पद के साथ हो, उस स्थल पर उत्प्रेक्षा का निर्णय करना बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कहा हाँ ऐसे स्थलों पर ये बात तो सही है कि जहाँ क्रियापद के साथ होगा वहाँ तो आप पहचान लेंगे, लेकिन यू शब्द मान लीजिए क्रियापद के साथ नहीं है, किसी और शब्द के साथ है,
तो वहाँ कैसे पहचानेंगे आप? ये विशेष बात है, ध्यान रखो। कहाँ उत्प्रेक्षा का लक्षण तब उसमें उत्प्रेक्षा के लक्षण जो है विशेष सहायक होता है, उसको स्मरण करना चाहिए। क्योंकि उपमा का प्राण क्या है? सादृश्य। सादृश्यम उपमा भेदे। उपमान और उपमेय के भेद होने पर सादृश्य में उपमा होती है। ठीक है, उपमा का प्राण क्या है? सदृश्य, सादृश्य है। और उत्प्रेक्षा का प्राण क्या है? संभावना। संभावना मथोत्प्रेक्षम, संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। संभावना, उत्प्रेक्षा का प्राण क्या है? संभावना। तो सादृश्य स्थल में उपमान रूप में अर्थ की वास्तविक सत्ता होनी चाहिए। नियम क्या है? जहाँ सादृश्य स्थल है वहाँ उपमान रूप अर्थ की वास्तविक सत्ता होनी चाहिए। लेकिन संभावना में उपमान कल्पित होता है। क्या होता है? उपमान कल्पित होता है। तो उपमेय का वस्तु सत्य, उपमान के साथ सादृश्य होने पर उपमा होती है, और उपमेय की कल्पित उपमान रूपेण संभावना होने पर उत्प्रेक्षा होती है। कहा ये तो आप जैसे कह रहे हैं बात समझ में नहीं आ रही है। कहा उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से समझा रहा हूँ, तब तो आएगी ना। देखिए, बालेन्दुयुव आकर्ण्य विकास भावाद बभू पलाशान्यतिलोहितानि सद्यो वसंतेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम। ये उदाहरण है। कहा कि बाल चंद्रमा के समान, चंद्रमा जब बाल रूप में होता थोड़ा टेढ़ा होता है इसे ना, पूर्ण नहीं विकसित होता है। तो बाल चंद्रमा के समान अर्थात अर्धचंद्राकार और अत्यंत लाल वर्ण के पलाश मतलब ढांक देखा है? पलाश के जो फूल होते हैं अत्यंत लाल लाल होते हैं, बसंत के समय में खिलते हैं। ढांक के जो फूल हैं बसंत ऋतु के समागम से उत्पन्न वनस्थलियों के नखक्षतों के समान प्रतीत होते थे। इसमें वनस्थलियों के नखक्षत जो हैं बता गया है, नखक्षतानीव है ना। तो कहा वनस्थलियों के नखक्षत वस्तुतः विद्यमान नहीं है, प्रतीत होते थे, वस्तुतः विद्यमान नहीं है। इसलिए नखक्षतानीव वनस्थली नाम, इनमें ये सादृश्य का वाचक नहीं है। किसका? अपितु बल्कि ये संभावना मात्र का बोधक है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार न होकर के यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसीलिए हमने कहा कि उपमा का सादृश्य प्राण सादृश्य है और उत्प्रेक्षा का प्राण संभावना है। तो यहाँ संभावना है, इसलिए यहाँ जो है युव शब्द के ऐसे स्थलों में फिर लक्षण के आधार पर विचार करके यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है, उपमा नहीं है। ऐसे अन्य उदाहरणों में भी जान लेना चाहिए, बस ना।